सीए इंटर में काफ़ी लोगों को एक टॉपिक में बड़ी दिक्कत आती है एंड वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एडवांस्ड अकाउंट्स, है ना। ऐसे छोड़ के जाने का मन करता है, बट मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन के बाद यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर। सो हेलो एवरीबॉडी, देव शाह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम लोग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कवर करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई आज क्या कवर होने वाला है मैं तुम्हें बता देता हूँ। और बेसिक कंसेप्ट्स जो है ना, जो तुमको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब भारी भारी शब्द है, तुमको समझ में भी नहीं आते। तो एक तो आज हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं। उसी के बाद एक बैलेंस शीट बनाने में, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में भी यू फील लाइक यू बड़ी दिक्कत हो रही है, हमसे नहीं होता है। तो भाई मैं तुम्हें आज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा। और तीसरी चीज़, अगर आप लोगों का साथ रहा तो जो भी स्पेशल एडजस्टमेंट्स है ना, बोनस शेयर्स है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, फिर और क्या है तुम्हारा, वो एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, वो सारी भी मैं वीडियो में लाऊंगा, एक दूसरी वाली वीडियो में लाऊंगा, है ना। तो भाई आज जो है हम लोग जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्विकली बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स क्यों? रुको, वीडियो छोड़ के जाना मत। ऐसा मत बोलना कि बेसिक्स नहीं करेंगे तो भी वो आ जाएगा। भाई बेसिक्स, आज का वीडियो स्किप किया, अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो एंड तक देखना। एंड मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें एंड तक भाई मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये 3 चीज़ें में से 2 चीज़ें, मतलब जो मेजॉरिटी पार्ट है वही कवर कर देंगे, ठीक है। चलो तो बिना समय लिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एंड आईसीआई मॉड्यूल के सम्स के साथ मैं करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज गुडविल कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन 2 मिनट में दूं कंसोलिडेशन का। तो क्या होता है, देखो, एक हमने कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ में तुमने पढ़ा है ना कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा कंट्रोल अक्वायर कर ले तो उसे हम होल्डिंग सब्सिडरी वाले रिलेशनशिप में काउंट करते हैं। जिस कंपनी ने अक्वायर किया 50% से ज़्यादा कंट्रोल, उसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और जिस कंपनी में अक्वायर किया उसको सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। कंसोलिडेशन ऑल्सो डील्स विद दिस होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप ओनली। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़, अब जब आप एक सब्सिडरी समझने का ट्राई करना, अब जब आप एक सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करते हो ना, उस कंपनी ने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो अरे कितने सोर्सेस ऑफ कैपिटल से वो सब्सिडरी कंपनी ने पैसा रेज किया होता है। इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, डिबेंचर्स होता है। तो हम उसमें से कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदते, कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ कैपिटल में इन्वेस्ट करते कि कंट्रोल आता है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी कंपनी में कंट्रोल पाना चाहते हो ना, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज डन ओनली थ्रू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक अपने माइंड में फिट करके रखो कि जब भी मैं बोलता हूँ मुझे किसी कंपनी में कंट्रोल खरीदना है, मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदने की, ठीक है, और साथ ही साथ रिजर्व्स भी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमारा पहला कंसेप्ट आ रहा है दैट इज गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या होता है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होने वाला है। सीधा सीधा वही बातें करूंगा जो आपको एग्जाम में सम सॉल्व करने के हेल्प करेगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज गुडविल कैपिटल रिजर्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 डेट्स होती है कभी भी, एक होती है डेट ऑफ एक्विजिशन, एक होती है डेट ऑफ कंसोलिडेशन। अब समझना, कंसोलिडेशन में बेसिकली होता क्या है पता है, 2 बैलेंस शीट, एक होल्डिंग का बैलेंस शीट होता है, एक सब्सिडरी का भी अपना अपना बैलेंस शीट होता होगा। कंसोलिडेशन में दोनों बैलेंस शीट को मिला करके एक बैलेंस शीट बनाते हैं। होल्डिंग और सब्सिडरी के प्रॉफिट एंड लॉस को मिला करके एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी के कैश फ्लो को मिला करके एक कैश फ्लो बनता है, ठीक है। तो जिस दिन पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंबाइन होती है ना, जिस दिन दो बैलेंस शीट का एक बैलेंस शीट बनता है, 2 पीएनएल का एक पीएनएल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड दिस इज जनरली एट द ईयर एंड, ठीक है। बट जिस दिन एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोल आजमाता है, कंट्रोल कैसे आजमाता है, अभी बोला, इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स खरीद के। तो जिस दिन कंट्रोल एक कंपनी दूसरे कंपनी में आजमाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो जितने भी हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो भी है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलता है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे निकलता है कि दोनों डेट पे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले आता है गुडविल कैपिटल रिजर्व। एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलता है। मतलब जिस दिन एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपना कंट्रोल जमाती है, इक्विटी शेयर्स खरीद के, रिजर्व्स खरीद के कंट्रोल जमाती है, भाई उस दिन पे ये गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता है। अब ये निकलता कैसे, अब ये ना तुमको ऐसे नहीं समझेगा, तुम्हारे लिए एक मस्त एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। मेरे को एक बात बताओ, समझो तुम सब लोग एक बिजनेसमैन हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू ऑल आर बिजनेसमैन, यू ऑल आर क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स भी। भाई फील आ गया। तो अभी देखो,
जब भी तुम किसी बिजनेस में इंटर करते हो, बिजनेस में होता क्या है, आप गुड्स या सर्विसेज रेंडर करते हो और आपको प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ही एक धंधा कमाता है। यस, तो मैं बोलता हूँ कि समझो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट एक्स। आय हाय, एक्स का वो दर्द, एक्स का दर्द भूलो, इधर ध्यान दो। तो समझो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट एक्स। अब वो प्रोडक्ट ना आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में वो सब मगजमारी करने में तुमको थोड़ा पैसा तो लगेगा ना, तो उसी को कहने से कॉस्ट ऑफ एक्स बोलते हो। किसी प्रोडक्ट को बना करके रेडी करने में जितना भी तुमको खर्चा लगता है, दैट इज कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम उस प्रोडक्ट को कॉस्ट पे ही बेच के आओगे या उस कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट लगा करके मार्केट में बेचोगे? अरे सीधा सीधा कॉस्ट में थोड़ी लगाएंगे, हम कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट लगा करके फिर उसके मार्केट में बेचेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट मिला दूं तो वो उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बन जाती है। यस, तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। लेकिन भैया इसका कंसोलिडेशन से क्या लेना देना है? लेना देना है कंसोलिडेशन में तुम्हारा पता है, जो सब्सिडरी कंपनी होता है ना, जिस कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल पाया है, वो सब्सिडरी कंपनी ही तुम्हारा प्रोडक्ट है। वाओ, ये एक नया पर्सपेक्टिव मिला। यस, क्योंकि आप सोचो ना क्या हो रहा है, सब्सिडरी कंपनी बिक रही है, सब्सिडरी कंपनी खुद ही एक प्रोडक्ट है ना, तो सब्सिडरी कंपनी ही तो बिक रहा है। होल्डिंग कंपनी कस्टमर है, सब्सिडरी कंपनी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिक रहा है कस्टमर के हाथ में, हो तो वही रहा है ना भाई। तो अब समझो, अब ये जो सब्सिडरी कंपनी होगा, इस कंपनी का भी तो कुछ कॉस्ट होगा, इस कंपनी का भी तो कुछ सेलिंग प्राइस होगा, और इस कंपनी को बेचकर भी, क्योंकि आप कंपनी को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, उस कंपनी को बेचकर भी तो कुछ प्रॉफिट लॉस होगा। यस, तो सबसे पहले आप ये समझो ये गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं 120 में बेचता हूँ, ऐसे समझो। 100 रुपये क्या समझो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने उसको 120 रुपये में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 20 रुपया। अब इसको यहाँ इस पर्टिकुलर परसेप्शन से देखो, 100 रुपये की कंपनी थी, मैंने उस कंपनी को 120 रुपये में बेचा, तो मुझे एक बात बोलो, कंपनी बेचकर मेरे को कितना मुनाफा हुआ? 20 रुपया। इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं गुडविल। समझ में आया? तो सब्सिडरी कंपनी बेच करके जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी लॉस में बिके, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी लॉस में बिकते हैं, कंपनी भी लॉस में बिक सकती है। तो जब कंपनी लॉस में बिके ना, तब उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। टेंशन मत लेना, ये सब्सिडरी कंपनी की सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट कैसे निकलती है, मैं आपको ये सब समझाऊंगा। और इसी को ना आप लोग काफ़ी बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हो, आप लोग काफ़ी बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हो। बट बेसिकली समझा ये होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, जो भी है ये होता क्या है, समझ में आया? इट इज़ बेसिकली द प्रॉफिट और लॉस विच इज़ मेड बाय सेलिंग द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और एक एग्जाम्पल भी इसके बाद सॉल्व करेंगे जो आपके ICI मॉड्यूल में है। ठीक है, समझने का ट्राई करना। मैंने क्या बोला कि एक समझो एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। अब उस होल्डिंग कंपनी ने पूरी की पूरी सब्सिडरी कंपनी को खरीद लिया है, 100% कंट्रोल अक्वायर कर लिया है, 100% कंट्रोल। मतलब कहना इसे सारे के सारे इक्विटी शेयर्स उसी ने खरीद लिए होंगे, सारे के सारे रिजर्व्स उसी ने खरीद लिए होंगे। हाँ जी, सारे के सारे इक्विटी शेयर्स रिजर्व्स उसी के हैं। ठीक है, अब कभी भी सब्सिडरी कंपनी कितने में बिकी, सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल कितने में बिका, वो निकालना है ना, ये सेलिंग प्राइस हमको निकालना पड़ेगा ना। तो ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ देखना है, आप होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाना। ठीक है, कौन सी बैलेंस शीट? डेट ऑफ एक्विजिशन, आई रिपीट, डेट ऑफ एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाने का, मतलब जिस दिन कंट्रोल अक्वायर हुआ है उस दिन होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाने का। उधर एक आइटम दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, असेट साइड में उधर एक आइटम दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, बस यही आपकी सब्सिडरी कंपनी की सेलिंग प्राइस है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करने का, हम निकाल क्या रहे, हम गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना जरूरी है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे शब्द याद नहीं रखने के, सीधा होल्डिंग कंपनी में जाने का, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट में असेट साइड पे ऑलरेडी एक चीज़ दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, बस तुमको क्वेश्चन से वही उठा लेने का है। ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस की बात आ गई। बट प्रोडक्ट है भाई, उसको बनाने का कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा। तो ये कॉस्ट पता है क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट द नेट एसेट्स। सब्सिडरी कंपनी को बनने का जो कॉस्ट होगा ना,
वो होगा उसका नेट असेट्स। अब ये नेट असेट पता है कैसे निकलता है, समझने का ट्राई करना। आप सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में झांकोगे, पहले होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट ली, उधर से इन्वेस्टमेंट लेके खत्म कर दिया। अब सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जाओ, वहाँ पर आपको असेट्स भी दिखेंगे, वहाँ पर आपको लाइबिलिटीज़ भी दिखेगी। अबे सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल और रिजर्व्स भी दिखेगा। तो अब निकाले कैसे, इसके ना दो मेथड है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको असेट लेने का, जितना कंट्रोल अक्वायर किया है उतने असेट लेने के, ठीक है। जैसे हमने पूरी सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे खरीदा है, वी हैव अक्वायर्ड 100% कंट्रोल, ठीक है। मतलब कहना ही से वो सब्सिडरी कंपनी के सारे असेट सारी लाइबिलिटी पर मेरा हक है। तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए सारे असेट का 100% माइनस जितनी भी लाइबिलिटीज़ है 100%, बस ये तुम्हारा नेट असेट आ जाता है। और ये नेट असेट ही मेरा कॉस्ट बन जाएगा इधर, ठीक है। और जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा वो गुडविल कैपिटल रिजर्व। बताओ, इतनी सिंपल सी चीज़ है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई। इतनी सिंपल सी चीज़ है, कितना टाइम हुआ है भाई? भाई 10 मिनट में तुमको समझा दिया पूरा। अभी एक मस्त इस पे एग्जाम्पल कर ले क्या? चलो एक मस्त इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। बट एग्जाम्पल देने से पहले आप सब्सिडरी कंपनी में जब भी कॉस्ट निकालने जाओगे ना, असेट का, लाइबिलिटी का, तब पता है क्या होगा? काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में समझो एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जो 1 लाख पे दिख रहा है, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंसोलिडेशन हमने उसको 1,20,000 पे रिवैल्यू किया है। क्वेश्चन में ना काफ़ी बार अलग से एक एडजस्टमेंट बन के आता है। तो उसमें क्या किया जाए, जब क्वेश्चन सामने से बोले ना कि रीवैल्यू किया है, तब रीवैल्यूड फिगर लेने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि रीवैल्यू किया है नहीं किया है, तो भाई बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दिख रहा है, जिसको आप लोग बुक वैल्यू भी बोलते हो, सिंपल बुक वैल्यू में ले लेने का। तो फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी शुड बी टेकन एट revalued figures if given in the question separately और book value if not given in the question। समझ में आया? चलो अभी तो एक कंसेप्ट किया, अभी मस्त हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। आ जाओ भाई। तो आ जाते हैं आपकी ICI मॉड्यूल के एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल 1 ही है ना? नहीं सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूँ, हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल 1 गया, उड़ू एग्जाम्पल नंबर 3, यस। अब देखो, ये मॉडिफाइंग एग्जाम्पल तो काट दो, खाली ये देखो यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूँ क्या चल रहा है। पी लिमिटेड जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है, और एस लिमिटेड जो है वो है तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और दोनों की ना बैलेंस शीट दी हुई है तुमको। कौन सी बैलेंस शीट? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। हम लोग गुडविल कैपिटल रिजर्व याद है डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालते हैं, तो उसके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन के असेट्स और लाइबिलिटीज हमको चाहिए ना, नेट असेट निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए। हाँ, तो इसीलिए डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट हमको दी गई है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, P Limited acquired 100% शेयर्स ऑफ S Limited on 31 मार्च 2021 फॉर 1200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर समझना ये डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पर सेम है। अब आप बोलोगे सेम क्यों है, समझने का ट्राई करना। डेट ऑफ कंसोलिडेशन ना वो डेट होता है जिस दिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, तो वो तो साल के आखिरी दिन की बनेगी ना बैलेंस शीट। हाँ जी, और अक्वायर भी कब हुआ है? साल के आखिरी दिन पे। तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन सेम है, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही अब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व इस केस में निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना कैसे किया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऐसा सोचो कि सब्सिडरी कंपनी ही एक प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, और उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है हमें डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट में, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, डेट ऑफ एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एक आइटम दिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी करके। तो देखो ये डेट ऑफ एक्विजिशन की दोनों की बैलेंस शीट है, होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड है, इसमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1200। हाँ, तो ये क्या हो गया, यही मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, यही मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको ब्लैक में इसको, हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलिंग प्राइस, जो भी इन्वेस्टमेंट है एस लिमिटेड जो सब्सिडरी है इन पी लिमिटेड बैलेंस शीट होल्डिंग, तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितने पे दिख रहा था? 1200। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब नेट एसेट, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? मैंने बोला ना डेट ऑफ एक्विजिशन के सारे असेट्स माइनस डेट ऑफ एक्विजिशन की सारी लाइबिलिटीज। यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन के सारे असेट्स माइनस डेट ऑफ एक्विजिशन की सारी लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस को हिलाने का नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अब नेट असेट्स निकाले,
तो अब पहली चीज़ ये देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन की हमारे पास बैलेंस शीट है। हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन की हमारे पास बैलेंस शीट है। साथ ही साथ पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है कि कोई असेट या कोई लाइबिलिटी रिवैल्यू है। ये एग्जाम्पल इधर तक किया, यहाँ से सोल्यूशन चालू हो रहा है। तुम ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, तुमको किधर भी दिख रहा है क्या, किधर भी दिख रहा है क्या तुमको कि कोई एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यू है? ऐसा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रहा है सारे की सारी हम लोग ले लेंगे। तो नेट असेट्स कैसे निकलेंगे, देखो इट इज सारे असेट्स मतलब पीपी ले लो। सो इट इज 500, यहीं पे एक रफ कैलकुलेशन कर देते हैं। पीपी 500 पर है। अरे सब्सिडरी के असेट लाइबिलिटीज अंदर आएंगे तो सब्सिडरी वाले लेना, होल्डिंग वाले मत लेना। फिर नेट करंट एसेट मतलब कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके 500 आ गया है, बराबर। तो ये असेट है, ये नेट करंट एसेट है, ये हमने ले लिया। और इश्यूड कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, इसको तो भूल ही जाना, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में इसका कुछ काम नहीं, हम लोग सिर्फ असेट लाइबिलिटी से मतलब रखते हैं, बराबर। तो ये हमने ऐड कर दिया, तो इसके नेट एसेट्स कितने आ गए, 1000। ये सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट मान लो, सब्सिडरी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लो। तो यहाँ पर मैंने 1000 रुपया ट्रीट किया। तो मेरा देखो 1200 माइनस 1000 कितना आया, गुडविल 200। अब इसको हम लोग क्विकली वेरीफाई करवा ले क्या, देखो मेरा गुडविल 200 आता है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तुमको आई होप पहला कंसेप्ट बहुत ही भारी तरीके से समझा होगा, ठीक है। देखो पेस मेंटेन करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा ढीला भी पड़ जाता हो ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए विल ट्राई एंड मेंटेन द पेस टुडे। अब ना एक चीज़ समझना, काफ़ी बार पता है क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि नेट असेट्स के हिसाब से हमारे जो कंपनी है उसकी कॉस्ट निकलेगी, बराबर। बट विच नेट असेट्स, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। काफ़ी बार नहीं दिया होगा, काफ़ी बार नहीं दिया होगा, काफ़ी बार पता है तुमको इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक क्वेश्चन आज ऐसा है हम लोग करेंगे, काफ़ी बात ना तुमको डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दी ही नहीं होगी ना, डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट देके छोड़ देंगे भाई, ऐसा एक क्वेश्चन है। डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट छोड़ देंगे, तो हमें तो नेट असेट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, तो हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट से कैसे ले। तो उस केस में ना एक ऑल्टरनेटिव मेथड दे रहा हूँ, और ये ऑल्टरनेटिव मेथड उस पर्टिकुलर केस में यूज होगा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है समझने का ट्राई करना। सबसे पहले ना सेलिंग प्राइस वैसी की वैसी ही रहेगी, सेलिंग प्राइस ऐसी है, बस कॉस्ट में हम लोग नेट असेट्स नहीं लेंगे। सब्सिडरी कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, आई रिपीट इक्विटी इक्विटी इक्विटी, ये इक्विटी क्यों बोल रहा हूँ, अभी के लिए इक्विटी याद रख लो, इसके बाद में ना ये डिस्कशन होगा, टेंशन मत लो, आज के सेशन में होने वाला है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जितने भी सब्सिडरी के रिजर्व्स है वो सब्सिडरी कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो, ठीक है, यस। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना, हाँ तो वो मैच कर जाएगा, और वो क्यों मैच करेगा पता है, हाँ यहाँ पर तुम्हारे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ एग्जाम्पल की तरह, यस। तो अभी देखो इश्यूड कैपिटल 700 300, यहाँ पर भी मेरी इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट तो 1000 ही आ रही है, यहाँ पर मैच कर जाएगा। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि मेरा कोई भी एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ है, मेरा कोई भी एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ है। लेकिन अगर ना मेरा कोई एसेट रिवैल्यू हुआ रहेगा, मेरा कोई एसेट रिवैल्यू हुआ रहेगा, कोई लाइबिलिटी रिवैल्यू हुई रहेगी, तो भाई मेरा आंसर इसमें और इसमें अलग आएगा। और इंस्टीट्यूट बोलता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी नेट असेट्स, नेट असेट से जब तक निकाल सकते हो निकालो। लेकिन अगर हमने डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट देके छोड़ दी, डेट ऑफ एक्विजिशन की नहीं दी, तब ये मेथड पे जाना। तुमको समझ में आया, हाँ जी। तो ये तो एकदम बेसिक है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर भी आंसर सेम ही आता है, गुडविल 200 ही आता है, ठीक है। एंड दिस एंड्स अप विद अवर वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है समझने का ट्राई करना। समझो सब्सिडरी कंपनी है एक, ठीक है, और मैं हूँ होल्डिंग कंपनी। आई थिंक ये एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा ही हुआ है, तो उधर ही चला जाता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा नहीं है, ठीक है, लिखवा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ होल्डिंग कंपनी, और मैंने सब्सिडरी कंपनी में पता है कितना कंट्रोल अक्वायर किया, मैंने सब्सिडरी कंपनी पे 70% कंट्रोल अक्वायर किया। अब इसमें और पिछले एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है, पिछले एग्जाम्पल में मैंने पूरा 100% कंट्रोल अक्वायर कर लिया था, सारे के सारे इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स मेरे पास ही आ रहे थे। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स कितने आ रहे हैं, 70% जितने हैं। मैं सब्सिडरी पे कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सिर्फ 70। हाँ, मैं सब्सिडरी पे कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सिर्फ 70% पे।
नाउ द क्वेश्चन इज, आप बोलोगे कि भैया ये सब्सिडरी का 70% कंट्रोल तो आपके पास है, बाकी का कंट्रोल किसके पास होगा? एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी का कंट्रोल किसके पास होगा। इसका जवाब बोलूं क्या है, उसी सब्सिडरी कंपनी के जो बाकी के शेयर होल्डर्स है ना, यहां पे लिख लो, सब्सिडरी कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स है ना, उस पर ये 30% कंट्रोल है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सब्सिडरी कंपनी में समझो 100 शेयर है, 100 शेयर है, तो उसमें 100 इक्विटी शेयर है, 100% कंट्रोल है, तो उसमें से 70% इक्विटी शेयर मेरे पास आएंगे होल्डिंग कंपनी के नाम पे, और बाकी के 30% इक्विटी शेयर उसी सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स पे जाएंगे। और ये जो बाकी का 30% है ना, जिसको आप बोल रहे हो सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास ये कंट्रोल होगा, इसी कंट्रोल को हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई होप तुमको समझ में आया होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये समझना। अब एक चीज़, हम लोगों ने डेट ऑफ एक्विजिशन पे, जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन पे गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला था। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया ना, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, किधर गया, ऊपर 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 इंडिया, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा ना कि ये हम लोग सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालते हैं। तुमको पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी निकलेगा, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी निकलेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ कंसोलिडेशन और डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज किया उस दिन पे भी निकलेगा, और जिस दिन दो बैलेंस शीट वुश वुश ऐसा करके एक बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन पे भी निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा समझने का ट्राई करना, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो अब ना पहले तो ये समझो, अच्छा ये एग्जाम्पल पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से। अब समझने का ट्राई करना। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि अगर मैं किसी कंपनी में सिर्फ 70% कंट्रोल अक्वायर कर रहा हूँ तो मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले मैं जो कॉस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी लूँगा ना, चाहे उसका नेट एसेट लूँ मैं या उसका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लूँ, जो भी लूँ, एक बात बोलूँ, इसका सिर्फ 70% आएगा। मतलब मैंने सब्सिडरी कंपनी में जितना कंट्रोल एक्सरसाइज किया है ना, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी में सिर्फ 70% लूँगा। और दूसरी चीज़, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो मुझे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिख रहा होगा, कहना इसे वो इन्वेस्टमेंट भी 70% कंट्रोल के लिए होगा। हाँ बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट भी 70% कंट्रोल के लिए होगा। तो यहाँ पर क्योंकि तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को 70% पे मत करना, 70% कंट्रोल पाने के लिए कितना पैसा हमने दिया है ना, होल्डिंग कंपनी ने दिया है ना, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में दिखता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही लेना, बट यहाँ पर अगर तुम ये निकालो या ये निकालो, इसका इंटू 70% करके लेना, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा इस केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है। अब अगली चीज़, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो बैलेंस शीट में तो, अरे क्या हो गया, ये थोड़ा ऊपर जाता हूं मैं, हाँ हाँ, तो अब देखो यहां पर क्या होगा। देखो ये जो 70% है ये तो हमने अक्वायर कर लिया भाई, हाँ ये तो हमने अक्वायर कर लिया। जो बैलेंस 30% है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब या तो तुम्हारे नेट एसेट का या तो तुम्हारे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का जो भी बैलेंस 30% है ना, वो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी दिखता है। कहाँ पे दिखता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे समझने का ट्राई करना, हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे जो दो बैलेंस शीट को करके ऐसे एक बैलेंस शीट बनाते ना, उसमें आपका ये सब, इसमें आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी दिखेगा। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट पे मैं बाद में आऊंगा, इस पर पूरा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। अभी आप सिर्फ ये समझो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना क्यों पड़ता है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना क्यों पड़ता है, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना क्यों पड़ता है, क्योंकि डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ये दोनों का दोनों आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखता है। तुमको समझ में आया ये निकालना क्यों है? यस, तो कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों नहीं निकला? एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों नहीं निकला? आपने नहीं निकाला होगा भैया इसलिए नहीं निकला, नहीं निकल सकता भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे पास ही था।
मैंने क्या बोला, मेरे अलावा सब्सिडरी कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स के पास जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलता हूँ। बट केस एग्जांपल नंबर 1 में तो मैंने 100% अक्वायर कर लिया था सब्सिडरी कंपनी को, सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास ही था, किसी और के पास कुछ कंट्रोल था ही नहीं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब कुछ था ही नहीं तो निकालूंगा कैसे? जब कुआं था ही नहीं तो कोई अंदर कूदेगा कैसे? वैसा, समझा? अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सॉरी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखा, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। मैं बताता हूँ तुमको। यस, इधर आ जाओ। ये आईसीआई मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 4 है, और ये तुमने समझ लिया ना, तुम्हारे दिमाग में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल कैपिटल रिजर्व दोनों बढ़िया तरीके से जाएगा, ठीक है? अराउंड 25 मिनट्स हो चुके हैं एंड हमने 2 बढ़िया कंसेप्ट को पढ़ लिया है अभी। चलो अब एक एग्जाम्पल करें। यस, अब देखो यहाँ पर भी डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट है। हाँ जी, डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट है। यहाँ पर भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी दोनों के वैल्यूज दिए गए। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे असेट लाइबिलिटीज ले पाएंगे। यस, और यहाँ पर देखो अब कंट्रोल कितना है। पी लिमिटेड अक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। मेरे को बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? अगर 80% कंट्रोल मेरे पास है तो बाकी का कितना कंट्रोल बाकी के शेयर होल्डर, बाकी का कितना कंट्रोल सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होएगा? 20%। सीधी बात है ना, सब्सिडरी कंपनी का 80% कंट्रोल मेरे पास है तो बाकी का 20% कंट्रोल उसके दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होगा, और वही उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। हाँ जी, वही उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। और अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, पी लिमिटेड अक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर्स ऑफ 31 मार्च फॉर ₹1000। ये पता है क्या है? तुम्हारा सेलिंग प्राइस। भैया आपको कैसे पता चला ये सेलिंग प्राइस है? मैंने तुमको सेलिंग प्राइस ढूंढने का क्या तरीका बताया था? होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाने का, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी देखने का। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिख रहा है 1000। तो काफ़ी बार है ना तुमको यहाँ पर बैलेंस शीट में अलग से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर बोल देंगे कि इतने में खरीदा है। तो अगर मैं कभी भी होगा ना कि इतने में सब्सिडरी कंपनी खरीदा है, तो जितने पे खरीदा है वही उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, काफ़ी बार ऐसा भी इंस्टीट्यूट पूछ लेती है। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले पता है? हम लोग इस केस में गुडविल कैपिटल रिजर्व तो निकालेंगे ही, साथ ही साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकलेगा। हाँ, है ना? अब थोड़ा सा इन डेप्थ जाता हूँ। गुडविल कैपिटल रिजर्व, जो भी मेरा गुडविल कैपिटल रिजर्व है वो डेट ऑफ, जस्ट मेकिंग यू रिकॉल, गुडविल कैपिटल रिजर्व जो है वो उस दिन पे निकलता है जिस दिन कंट्रोल आजमाया है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट उस दिन भी निकलता है जिस दिन कंट्रोल आजमाया, प्लस उस दिन भी निकलता है जिस दिन 2 बैलेंस शीट वुश करके एक बैलेंस शीट मिल गया है, मतलब डेट ऑफ कंसोलिडेशन। हम कौन सा निकालेंगे? हमें है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन का डेटा दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ने डेट ऑफ एक्विजिशन का डेटा दिया है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उतना निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले ले गुडविल कैपिटल रिजर्व की बातें कर लेते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी बी की, उसका कुछ सेलिंग प्राइस होगा, उसका कुछ कॉस्ट होगा। सेलिंग प्राइस क्या है? दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1000, सेम एज दी प्रीवियस एग्जांपल, वो लिख दिया। बट यहाँ पर समझना, ये 1000 रुपीज़ सब्सिडरी कंपनी का क्या पूरा कंट्रोल अक्वायर करने के लिए दिया है क्या? नहीं, सिर्फ 80% कंट्रोल अक्वायर करने के लिए है। तो यहाँ पर अब समझना नेट असेट कितना निकलेगा। नेट असेट जो है ना, नेट असेट देखो कितना निकलेगा। नेट असेट देखो यहाँ पर कितना निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1000 निकलेगा। पता है क्यों 1000? यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है 2000, टेंजिबल एसेट्स है 1000, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भूल जाओ, नेट करंट एसेट्स यहाँ पर है 2000। अरे सॉरी, ये तो होल्डिंग का देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर सब्सिडरी में 500 टेंजिबल एसेट्स है, नेट करंट एसेट्स 500 है, तो टोटल मिला करके यहाँ पर 1000 हो गया। मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन उतना ही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस नेट एसेट्स पे मेरा कितना हक है? सिर्फ और सिर्फ 80%। तो मैंने बोला था ना यहाँ पर कि जब भी कंट्रोल 100% नहीं होगा, तब या तो आप नेट एसेट या इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व निकालो, उसको आपके कंट्रोल के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर क्योंकि 80% कंट्रोल है ना, तो यहाँ पर इंटू 80% करके आपका नेट एसेट सिर्फ और सिर्फ 800 आएगा। तो आपका गुडविल
कितना आया 1000 माइनस 800 200। समझ में आया आपको? यस, बहुत ही बढ़िया। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला लगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? याद करो याद करो याद करो याद करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नेट असेट्स का या तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल या रिजर्व सरप्लस का वो हिस्सा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब बेसिकली पता है क्या करना है तुमको, नेट असेट तुमने 1000 निकाला ना, उसका कितना परसेंट बाकी शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोलेबल है? 20%। इंटू 20% कर लो, 200 निकल जाएगा। हमने डेट ऑफ एक्विजिशन के नेट एसेट्स निकाले, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, तो डेट ऑफ एक्विजिशन की माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के आ गई। ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया। अब चलो इस एग्जाम, चलो आई होप ये आधा घंटा हुआ है, देखो आई थिंक ओनली हाफ एन आवर इज डन, एंड हम लोगों ने गुडविल कैपिटल रिजर्व कर लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब समझना, हम लोग है ना एक फॉर्मेट देखते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की हम बनाते तो बनाते कैसे। अब देखो यार, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट तो है ना वैसे भी टैली हो रही है, 5000 है ना, तो होल्डिंग कंपनी के फिगर्स दोबारा लिख के मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट बनाऊंगा, बट सिर्फ और सिर्फ उसमें सब्सिडरी कंपनी के क्या क्या इफेक्ट्स है वो लेके बनाऊंगा, क्या क्या इफेक्ट्स है सब्सिडरी कंपनी के वो लेके बनाऊंगा। ठीक है, या फिर चलो पूरा ही बना लेता है, आई थिंक मैंने पूरा ही बनाया हुआ है, यस पूरा ही बनाया हुआ है। अब समझना, सबसे पहली आइटम यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनाना है, ये पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने का फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक चीज़ समझना, शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लेना। मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, कहीं हो सके तो फटाफट लिखते चलो। मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कि होल्डिंग की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। अच्छा एक और चीज़, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ना इस बार हम लोग डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन तक का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लेने का 500 और रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 4500, है ना। यस, अब समझना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगली चीज़ एक अलग हेड की तरह दिखेगी। मैंने आपको बोला था ना बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक अलग हेड की तरह दिखता है, तो हमने कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला 200, तो ये 200 आपका यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब असेट्स, नेट असेट्स, बेसिकली नेट असेट्स कितने हैं। अब नेट असेट्स और नेट लाइबिलिटीज़, मैंने आपको बोला ना कि सब्सिडरी कंपनी को जब मैं अक्वायर करता हूँ ना, तब उसके असेट्स पे उसकी लाइबिलिटीज़ पे मेरा कुछ हक बन जाता है। येस, बट एक चीज़ समझना, जब भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ ना, तब सारे असेट सारी लाइबिलिटी अंदर कर देना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना कंट्रोल अपनाया है। मैंने चाहे 50% अपनाया हो, 56% अपनाया हो, 69% अपनाया हो, ये 69 कहाँ से आया, आगे बढ़ता हो, 80% अपनाया हो, 90% अपनाया हो, मैं हमेशा सारी की सारी सब्सिडरी की असेट लाइबिलिटीज़ को अंदर करूँगा। तो एक बात सुनो, मेरा असेट कितना, होल्डिंग कंपनी, मैं तो अपने असेट रिकॉर्ड करूँगा ही, तो ये मेरी होल्डिंग कंपनी के असेट 5000, सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट्स देखो कितने हैं 1000, तो ये 1000 यहाँ पर। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर एक चीज़ करना, जब भी बैलेंस शीट्स कंसोलिडेट होती है ना, जब भी बैलेंस शीट कंसोलिडेट होती है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कट हो जाएगा। ये एक इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। ये एक इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है जो एलिमिनेट हो जाता है जब भी दो बैलेंस शीट वुश करके एक बनती है ना, तब वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हट जाता है। तो यहाँ पर हमने अक्वायर किया था, तो ये तो हमने टोटल पे अक्वायर किया है, इसमें से 1000 माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का आप माइनस करोगे तो आपका नेट एसेट बनता है 5000। ठीक है, सॉरी। और एक चीज़ मैंने आपको बोला ना कि जो गुडविल आता है, ये गुडविल का क्या करने का, ये गुडविल जो है वो भी यहाँ पे चला जाएगा। तो फटाफट मेरे साथ एक दो बार रूल्स रिवाइज कर लो, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा कैसे होता है। समझना, ऐसे शेयर, जब भी मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूँ, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस
मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना नोट करूंगा। फिर असेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते वक्त होल्डिंग कंपनी की जो असेट्स है वो तो आएगी, सब्सिडरी की भी सारी की सारी आ जाएगी। कितना परसेंट कंट्रोल अक्वायर किया डजेंट मैटर, सारी असेट लाइबिलिटी को अंदर कर लेने का। फिर अगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करने का, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करने का। 4 चीजें याद रखनी है भाई, 4 चीजें याद रखने इज नॉट अ बिग थिंग। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड होगा, गुडविल रिकॉर्ड होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, और असेट लाइबिलिटी में मेरी और सब्सिडरी कंपनी की सारी असेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना परसेंट कंट्रोल है। अगर तुम इतनी चीजें सही से करके आओगे तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा मस्त मस्त टैली। अब इंस्टीट्यूट ने ना बैलेंस शीट बनाया नहीं है, ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पार्ट घर से करके लाया हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपके लिए करके लाया हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, चलो वेरी गुड, अगर आपको यहाँ तक समझा है। और अब जो है हम हमारे तीसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। चलो रुको 1 मिनट जरा, मैं खाली मस्त मस्त पानी पी लूँ यार, मस्त मस्त पानी पी लेता हूँ। हा, मजा आ गया भाई। चलो यस लेट्स कंटिन्यू। अभी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ये तीसरा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अब ये कौन सी डेट पे निकलता है? देखो जैसे हमने पढ़ा ना कि गुडविल कैपिटल रिजर्व सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलता है। जो मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी निकलेगा, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी निकलेगा। हम लोग ने पिछले वाले एग्जांपल में डेट ऑफ एक्विजिशन वाली बैलेंस शीट बनाई, आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन वाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन का कंसिडर किया था। ठीक है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का नहीं। ये ऐसे ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी बनेंगे एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी बनेगा, दोनों डेट्स पे। तो सिर्फ गुडविल या कैपिटल रिजर्व ही एक चीज है जो सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलेगा, इसके अलावा बाकी दोनों चीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स दोनों डेट्स पे निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब समझना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होता क्या है, पहले आप ये समझो। जब भी मैंने आपको यहां पर एक चीज बोला था ना कि जब आप शेयर कैपिटल और रिजर्व लोगे आप सिर्फ खुद का लेना, मैं अभी भी वही कह रहा हूं, वो उतना ही लेना, खुद का ही लेना। बस एक छोटू सा एडिशन करूं, सब्सिडरी कंपनी के जो भी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स है वो इसमें ऐड कर देना बस। एंड ये जब आप डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जाओगे ना, वही करना जो अब तक करते आए हो। बस जब आप डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तब रिजर्व्स में ये इतना ऐड कर देना। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पर हमने डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट बनाई थी एंड क्योंकि हमको डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक का डेटा ही नहीं दिया था, तो इसलिए हमने सीधा सीधा होल्डिंग कंपनी के सिर्फ रिजर्व रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। बट अगर आपको डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बनाने आए तो जैसा अब तक कर रहे हो सेम टू सेम वही 4 चीजें करना। बस यहाँ पर ये सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को ऐड कर देना। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आ जाओ समझना। एक टाइमलाइन बनाता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक टाइमलाइन बनाता हूं। चलो ठीक है, समझो ये है पूरा फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। ठीक है, मैंने 1 अप्रैल 24 को जो है एक कंपनी टेक ओवर की, एक कंपनी में मैंने कंट्रोल लिया, तो ये मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब 31 मार्च 2025 जो है वो है मेरा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यस ठीक है, तो मैंने 1 अप्रैल को अक्वायर किया। अब समझना इन दोनों डेट्स के बीच में भी एक पूरा साल है, तो इन दोनों डेट्स के बीच में भी कुछ प्रॉफिट्स कमाया होगा ना। इन दोनों डेट्स के बीच में भी तो सब्सिडरी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि मैं टेक ओवर कर रहा हूं, सामने वाले का धंधा बंद नहीं हो रहा है। समझने का ट्राई करो, मैं सामने वाले का धंधा बंद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स पे काबू पा रहा हूं। मैं सामने वाले का धंधा नहीं बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो धंधा सब्सिडरी का अभी भी चालू है, प्रॉफिट वो भी कमाएगा अगले 1 साल में। तो सब्सिडरी अगले 1 साल में जो भी प्रॉफिट कमाएगा, इसी को हम लोग पता है अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। बस
आई होप आपको समझा है। और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो भी होगा ना, वो मैं अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करूंगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया जैसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होता होगा, वैसे ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी तो होता होगा, तो उसका आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? जब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व ट्रीट कर रहे थे ना, हमने ये ऑलरेडी वहां पे ले लिया। डेट ऑफ एक्विजिशन तक के जो भी प्रॉफिट्स है, जो भी रिजर्व्स है, याद है मैंने आपको बोला था कि या तो आप नेट आप सेलिंग प्राइस लोगे जो भी होल्डिंग कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है वो, और जो उसमें से आप माइनस जो कॉस्ट करोगे उसमें या तो आप नेट एसेट लोगे या तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लोगे। तो इसमें आप जो रिजर्व्स लेते हो ना, रिजर्व्स, ये प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व्स होते हैं। ये मैं आपको पहले समझाता तो आपको नहीं समझ में आता, और पहले वाले एग्जांपल में ये अप्लाई भी नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि हमने साल के एंड में डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर ही सीधा सीधा हमने टेक ओवर किया है। तो जितना भी प्रॉफिट, जितना भी रिजर्व है, सारा का सारा प्री है, इसलिए हमने सारा रिजर्व, सारा प्रॉफिट गुडविल कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करके छोड़ दिया। बट ये क्या, अगर साल के बिगिनिंग में अक्वायर हो रहा है एंड कंसोलिडेशन डेट साल के एंड की है, तब ये सिर्फ और सिर्फ प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व्स आएंगे। ठीक है। और अगली चीज, जो भी पोस्ट एक्विजिशन वाले होंगे उनका क्या होगा? उनका आपको आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अलग से दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। 40 मिनट्स हो चुके हैं, एंड अगर आपको इन 40 मिनटों में थोड़ा बहुत भी समझाओ ना भाई, मेरा काम हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया आया है ना कि व्हाट इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, व्हाट इज एक्चुअली माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला कैसे, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हमने बनाई, हमने रफली भी अगर आइडिया है ना कैसी कैसी चीज़ें ली है भाई, तो भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे लिए कंसोलिडेशन हो गया आसान भाई। क्योंकि इसके बाद जो एडजस्टमेंट्स आएंगे ना, वो सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स है। बोनस शेयर का क्या करना है, फिर तुमको वो डिविडेंड का क्या करना है, एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वही सब है इस चैप्टर में भाई, है ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल से हमने हमारी मस्त मस्त अंडरस्टैंडिंग बना ली। अब बढ़िया पैकी एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, यस, आपके ICI मॉड्यूल के पेज नंबर 10.34 पे आ जाओ। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 इधर है, ठीक है। चलो करते, यस। फ्रॉम अच्छा, अब इसमें ना डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन दोनों पे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालेंगे, दोनों पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या जो भी गुडविल कैपिटल रिजर्व है, सॉरी, दोनों पे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालेंगे, दोनों पे आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालेंगे, और गुडविल कैपिटल रिजर्व हो तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी निकलता है, तो मजा आएगा। ये थोड़ा अलग केस है, आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, दोनों डेट पे निकालने बोल दिया। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही निकलेगा, तो बोल के छोड़ दिया है। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बेसिकली पता है क्या पूछ रहा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब कहना इसे, जिस दिन 2 बैलेंस शीट मिलकर एक बैलेंस शीट बनता है, रफ अजम्पशन, कभी कभी डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी बनाते हैं हम, बट रफली मैंने क्या बोला, डेट ऑफ कंसोलिडेशन वो डेट होती है जिस दिन पे 2 बैलेंस शीट वुश करके एक बैलेंस शीट बनता है। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो पूछ रहे हैं। अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस इज 2 lakhs। अब समझना, होल्डिंग कंपनी कैसे दिखाएगा, याद करो मैंने कैसे दिखाएगा। होल्डिंग कंपनी खुद का तो प्रॉफिट दिखाएगा ही, खुद का तो रिजर्व दिखाएगा ही, साथ ही साथ मैंने बोला ना सब्सिडरी कंपनी का जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व है पोस्ट एक्विजिशन, वो भी ऐड कर देगा। हाँ, बस ऐसे दिखाना है, आ जाओ। और तुमको पता है इसमें 4 केस दिए हुए, 4 केस दिए हुए। अब इसमें एक केस आपको मैं कराऊंगा, 3 केसेस आपको घर पे ट्राई करने हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इट विल नॉट बी वर्थ इट। मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, है ना। मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाने के लिए हूँ। चलो अब समझना, ये जो 4 केसेस है, ये एक बार ट्राई करना घर पे। केस नंबर 1 में अभी पकड़ रहा हूँ, नाउ ये मैं अभी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 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 देखो, होल्डिंग कंपनी का नाम नहीं दिया, छोड़ो उसको। तो यहाँ पर देखो, हमने एक कंपनी टेक ओवर की है। कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम है ए। कितना % शेयर ओन किया है? 90%। मतलब कहना ही से
कि मेरा 90% कंट्रोल आया और जो 10% बैलेंस होगा वो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा, वो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, वो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, कॉस्ट 1,40,000। ये पता है क्या है, मैंने आपको बोला था ना कि काफ़ी बार आपको होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट नहीं दी जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन पे। आपको काफ़ी बार बोला नहीं जाएगा कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें ढूंढो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तुमको ऐसे भी देके छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये मेरा सेलिंग प्राइस है सब्सिडरी कंपनी का, ये मेरा सेलिंग प्राइस है सब्सिडरी कंपनी का। फिर भाई देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, कंसोलिडेशन डेट पे शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का बैलेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये दोनों डेट्स पे क्यों दिया हुआ है? एक ही डेट का देके छोड़ देते। आपको सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी निकालने पड़ेंगे ना, कितने हुए। तो उन्होंने क्लोजिंग, ये लोग देखो कितने शाणे, डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन पे क्लोजिंग बैलेंस डाल के छोड़ दिया। बोलते कितना पोस्ट एक्विजिशन है, कितना प्री एक्विजिशन है, खुद निकालो और खुद उसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व में ऐड करो। ये तुमसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में। चलो टेंशन मत लो, हम लोग करते हैं, आ जाओ। हम हमारा वही मस्त मेथड फॉलो करेंगे जो हम अब तक करते हैं, सबसे पहले भाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मुझे एक बात बताओ, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है कंसोलिडेटेड, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है सब्सिडरी कंपनी का? 1,40,000। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि मेरा भाई, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, इसको छोड़ो, पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1,40,000। ठीक है, बट कितना परसेंट कंट्रोल अक्वायर करने के लिए? 90% कंट्रोल अक्वायर करने के लिए। अब सब्सिडरी कंपनी का कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी का कॉस्ट मैंने आपको दो तरीके से बोला था। अगर आपको मस्त डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दी हुई है तो नेट एसेट से निकालो, वरना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को ऐड करके निकाल लो। यही मैंने आपको बोला था। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सब्सिडरी कंपनी का डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस शीट बा दिया क्या? अरे नहीं दिया है, तो हम लोगों को ये दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स। तो देखो, हमको डेट ऑफ एक्विजिशन का शेयर कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कितना हो गया? डेट ऑफ एक्विजिशन का शेयर कैपिटल हो गया 1,00,000 और प्रॉफिट हो गया 50,000। अब क्या ये पूरा है? द आंसर इज नो। क्या मैंने पूरी कंपनी अक्वायर की है? द आंसर इज नो। मैंने सिर्फ 90% कंट्रोल अक्वायर किया है। तो जो भी नेट एसेट आएगा या जो भी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट आएगा, उसका सिर्फ 90% मेरे पास आना चाहिए ना। तो इसको इंटू 90%, याद आया वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये अब 90% पर इसको इंटू 90% करना, तो ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट है। तो ये आएगा 1,35,000। तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा गुडविल आ जाता है 5,000 का। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अब हम लोग निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी निकालेंगे, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी निकालेंगे। अब देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकला? अरे सब्सिडरी कंपनी का वो हिस्सा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये 1,50,000 का 90% तो मेरे कंट्रोल में है। डेट ऑफ एक्विजिशन पे मेरा टोटल 1,50,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, उसमें से 90% मेरे कंट्रोल में, 10% सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में। तो कहने से 1,50,000 का 10% ही मेरा अपने आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा। यस, तो दैट इज गोइंग टू बी 15,000। अच्छा, उन्होंने डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन दोनों डेट पे निकालने पूछा है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो 15,000 आ गया। अब भाई डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे कैसे? देखो ना, उन्होंने डेट ऑफ कंसोलिडेशन का भी डेटा दिया हुआ है। तो 1,00,000 प्लस 70,000 कितना? 1,70,000। वंस अगेन इसका 10% माइनर शेयर सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है, तो कितना आया? 17,000। तो ये 17,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का काम खत्म। अब मस्त गुडविल कैपिटल रिजर्व आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स निकाल लेते हैं। ये तो ऑफ कोर्स हम लोगों को डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ही निकालना रहेगा, क्योंकि बोला था ना यहाँ पर डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ही निकलेगा। तो अब समझना ये कैसे निकलेगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। मैंने क्या बोला? एक तो मेरी होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रॉफिट रिजर्व है वो, प्लस सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ये दो मिला करके मेरा कंसोलिडेटेड पीएनएल आएगा। तो मेरा खुद का प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस था? बोला है ना कि होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 2 lakhs। तो ये तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में आई गई, तो ये तो यहाँ पर आई गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब्सिडरी का कैसे आएगा? कितना सब्सिडरी का एडिशन हुआ? तो समझने का ट्राई करना।
मैंने कैसे निकाला है कि कितना एडिशन होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, सब्सिडरी कंपनी का डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर कितना बैलेंस है। अच्छा मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ। देखो कहने से डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो भी प्रॉफिट्स है वो प्री एक्विजिशन है, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर के डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक के जितने प्रॉफिट्स है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है। हमें प्री वाला चाहिए कि पोस्ट वाला चाहिए, हमें प्री वाला चाहिए कि पोस्ट वाला चाहिए। अरे हमको पोस्ट वाला चाहिए क्योंकि हमारे कंसोलिडेटेड पीएनएल में वो ऐड होगा। तो अब देखो सब्सिडरी कंपनी में कंसोलिडेशन डेट पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कितना 70,000। कहना से इसका 90% मेरा, इसका 90% मेरा, तो 70,000 का 90% कितना 63,000 माइनस कहना से ये 70,000 में से 50,000 तो ऑलरेडी मैंने एक्विजिशन से पहले कमा लिए थे, सॉरी ऑलरेडी सब्सिडरी ने एक्विजिशन से पहले कमा लिए थे। तो ये 50,000 का 90% कितना ऐसे निकलता है, समझा। हाँ समझा 45। तो मुझे बताओ कि कितना पोस्ट एक्विजिशन हुआ। तो ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 63,000 हुआ ना, इसमें से आपका 45,000 प्री एक्विजिशन हुआ, और जो बैलेंसिंग फिगर है 60 माइनस 45 18,000 जो हुआ वो पोस्ट का फिगर हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से। मुझे किससे मतलब है, मुझे पोस्ट एक्विजिशन से मतलब है। तो मैं यहाँ पे 18,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोल के यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व कितना आएगा 2,18,000। आई होप आपको समझ में आया। घर पे जाके ये केस को अच्छी तरह से रिवाइज करना। ये एक ही सवाल है जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ एक तरीके से गुडविल कैपिटल रिजर्व या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप जो भी बोलो वो भी रिवाइज होता है, आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स भी रिवाइज होता है, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी रिवाइज होता है। समझ में आया तुमको? अरे तुमको समझ में आया क्या, तुमको मगज में आया क्या? यस तो अभी इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने इनकी होशियारी देखो, इनकी होशियारी देखो। इन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट चलो निकाला है 17,000 जो भी है। अब इन्होंने ना एक मिनट, हाँ इनकी होशियारी देखो। इन्होंने ना होल्डिंग कंपनी का कंसीडर ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ना इतना सब्सिडरी का ऐड कर देना। 18,000 ही आया ना अपने को, इतना सब्सिडरी का तू ऐड कर देना। अबे होल्डिंग कंपनी का लेकर निकाल। पूछते क्या है, पूछ के निकालते कि भाई होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और जब कैलकुलेट करते तब सिर्फ इतना बोल के छोड़ दे कि हाँ भाई सब्सिडरी का 18,000 का आएगा। अबे होल्डिंग कंपनी का 2 लाख है, वो क्या वो कौन लेगा? तो भैया एग्जाम में आया तो क्या करे, एग्जाम में आया आप पूरा करके आना भाई। आपको मैंने जैसे कंसेप्चुअली पढ़ाया है वैसे ही जाना। होल्डिंग का भी लेना, सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन भी लेके आ जाना। बढ़िया, चलो अब बाकी के 3 केस घर पे सॉल्व करने हैं। बहुत ही बढ़िया। तो देखो अराउंड 52 मिनट्स है, अराउंड 1 घंटा होने आ रहा है भाई, अराउंड 1 घंटा होने आ रहा है। हमने देखो मस्त मस्त 2 एग्जाम्पल कर लिए, एक सम भी कर लिया और आपके 3 कंसेप्ट भी करवा दिए बड़े बड़े कंसोलिडेशन के, जो बड़े बड़े मतलब जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं बॉस। आगे क्या है अपने पास? यस अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कैलकुलेशन की ओर। यस अब ना एक ऐसा सम मैं आपको कराने वाला हूं जहां पर हम बकायदा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन हम बनाएंगे। ठीक है इस केस में तो या जो एग्जांपल्स थी उसमें तो बस मैंने बनाने के खातिर बना दिया, बट यहां पर जब ये वाले सम में जब हम बनाएंगे ना एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। तो आ जाओ आपका इलस्ट्रेशन नंबर, आपके आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ। आपका आईसीएआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 किधर है? यस ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इसमें देखो मस्त मस्त बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट देख के खुश मत होना, ठीक है मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सवाल अच्छा है, हमने जितने कंसेप्ट पढ़े ना अच्छा है, और इसमें डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट है। टेंशन मत लेना, डिविडेंड के एडजस्टमेंट के साथ एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं आपको वो पार्ट मैं आपका सॉल्व करवा के दूंगा, वो पार्ट मैं आपका सॉल्व करवा के दूंगा। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना इसका आप कमेंट करो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए ऐसा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना भाई उसमें मैं आपको ये डिविडेंड बोनस शेयर सबके एडजस्टमेंट का इन डेप्थ ट्रीटमेंट बताऊंगा। अभी फोकस करो गुडविल निकालने में, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या सॉरी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने में, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में, आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल निकालने में, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालने में बनाने में बस। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक जो मैंने करवाया है, तो चलो मैं आपको प्रॉपरली करवाता हूँ। देखो
मैंने क्या बोला, मैं जब भी किसी कंपनी में कंट्रोल अक्वायर करता हूँ, मैं उस कंपनी पे क्या लेता हूँ, इक्विटी शेयर्स लेता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स लेता हूँ या डिबेंचर्स लेता हूँ। भैया सीधी बात है, आपने अभी अभी बोला किसी भी कंपनी पे कंट्रोल आजमाने का तो एक ही तरीका है, वो है उसके इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मुझे किसी कंपनी में कंट्रोल लेना है तो क्या मैं किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा? अबे नहीं। अगर मेरे को किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर मेरे को किसी कंपनी में कंट्रोल लेना है ना, मैं उसके प्रेफरेंस शेयर पे इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से कंट्रोल आता ही नहीं है, आता तो इक्विटी शेयर और रिजर्व से। तो अब क्या करें, जब भी आपको काफ़ी बार क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करने का क्या। तब ये कंसेप्ट को याद करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पता है क्या होगा, वो मैं एक भी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का खरीद ही नहीं रहा हूँ। सारा के सारे प्रेफरेंस शेयर जो है ना, वो सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। अब अगर आपको क्लिक हुआ रहेगा बिना देखे, अबे देख लिया होगा अब तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपका ध्यान अब तक मेरे पर होगा तो मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर के जितने भी शेयर्स है वो सारे के सारे उस सब्सिडरी कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास हो गए। अगर आपको क्लिक हुआ होगा, मुझे बोलो ये कहाँ पे जाएगा, बताओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बताओ कहाँ पे जाएगा। अगर आपका जवाब है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देन वेल डन, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझे। क्यों माइनॉरिटी इंटरेस्ट? अरे मेरे भाई, जब प्रेफरेंस शेयर में खरीद ही नहीं रहा हूँ तो मेरे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में जब मैं निकालने बैठूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, उसमें मैं प्रेफरेंस शेयर थोड़ी जोड़ूंगा, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो आएगा, क्योंकि कंपनी के सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। यस, तो जब भी प्रेफरेंस शेयर का दिखे ना, उसको चुपचाप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख लेना, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो। ठीक है, क्यों? रीजन सिंपल है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से कंट्रोल आता ही नहीं है भाई, वो इक्विटी शेयर और रिजर्व से आता है। अब इसका क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट होगा ये भी समझ लेना। जब भी आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हो ना, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लेना। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रहा हूँ, तब मेरा कंट्रोल आ रहा है। तो जब मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालूंगा ना, तो जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा ना, इट इज एग्जैक्टली जो सेलिंग प्राइस दिख रहा होगा ना होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो माइनस भी जब आप करोगे ना कॉस्ट में, या तो मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स लेना, यहाँ पर किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ मैंने बोला था ना इक्विटी शेयर्स मैंने बोला था ना, इसका आगे डिस्कशन होगा, हो गया ना डिस्कशन भाई। तो ये इक्विटी शेयर्स ही क्यों आएगा आपको अब समझ आया, प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोल आता ही नहीं है भाई। अच्छा, अगली चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो सारे के सारे उस कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास हो गए, तो सारा का सारा मस्त मस्त माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कंसिडर कर लेना। ठीक है भाई, बस इतना रिवाइज करवाना था। नाउ वी आर रेडी फॉर अ बिग क्वेश्चन। तैयार हो क्या? अरे तैयार हो क्या? मस्त मस्त एक बड़ा क्वेश्चन, और इसमें ना मजा आएगा तुमको, थोड़ा ये क्वेश्चन में थोड़ा मजा आएगा, बढ़िया सवाल है, आ जाओ। ए एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ए और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। अच्छा, ये डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट है या डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट है? सर भैया पता नहीं हमको डेट ऑफ एक्विजिशन की है कि कंसोलिडेशन की है, वो आपको आगे हिंट मिलेगा। देखो मस्त मस्त इंस्टीट्यूट, देखो कितना शाना है, कितने शाने तरीके से तुमको हिंट देता है। देखो इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स अभी बताया ना, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होगा, चुपचाप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले लेना। फिर जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, डिविडेंड पेबल, इसको रुकना। ठीक है, डिविडेंड पेबल अभी मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करना। गुडविल, अब आप बोलोगे कि भैया गुडविल तो हम निकालते हैं ना, ये पहले से गुडविल क्यों दिया हुआ है? तो इस पर ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, आई थिंक 26-28 ऐसा कुछ है। ठीक है, आपका जो एएस है वो पता है क्या बोलता है कि जब भी आप कोई गुडविल परचेज करते हो, अक्वायर करते हो, तो वो गुडविल को आपको किसी दूसरे असेट की तरह ही ट्रीट करना है। गुडविल दो टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक अक्वायर्ड गुडविल। अक्वायर्ड गुडविल इसको भी किसी और असेट की तरह चुपचाप ले लेना। ठीक है, तो ये भी मेरे नेट असेट के कैलकुलेशन में बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। एंड दूसरी चीज़, जो मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो तो कभी बुक्स में दिखता ही नहीं है, तो अगर बुक्स में दिख रहा है गुडविल तो सीधी बात है ये अक्वायर्ड वाला गुडविल है, इसको दूसरे असेट की तरह ट्रीट करो। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश बैंक। ठीक है,
ए लिमिटेड परचेज 3/4 इंटरेस्ट, मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आया 3/4, मतलब कहना इसे 75% जो है वो होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल बनेगा, यस, और 25% क्या बनेगा, वो कंट्रोल जो सब्सिडरी कंपनी के या बी लिमिटेड के दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ जी भैया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखो कहानी में आता है ट्विस्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहां पर मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, यस, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ओह अच्छा, आप एक और चीज गौर करो, इस क्वेश्चन में ना कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं दिखेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी निकाले कैसे, फिर हमको चाहिए ना गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ना एक बढ़िया पार्ट है, तो वो हम साथ में करेंगे, टेंशन मत लो। द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब समझना, ये तुमको अब इस लाइन से ना तुमको समझेगा कि जो बैलेंस शीट दी गई है वो डेट ऑफ एक्विजिशन की है कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1000 ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मतलब अब समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूं। बी लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिख रहा है यहां पर 1790, उसमें से बोल रहा है कि जो 1000 है ना वो प्रीवियस ईयर का है और एक्विजिशन हुआ साल के पहले दिन पे, तो समझो ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, और समझो ये 2 साल है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। ईयर 1 का पता है प्रॉफिट कितना है, ईयर 1 का प्रॉफिट है 1000, तो पहले सब्सिडरी कंपनी ने 1000 कमाया, उसके बाद उसका एक्विजिशन हुआ दूसरे साल के पहले दिन पे, ऐसा समझो, और उसके बाद उसने बाकी का 790 का प्रॉफिट कमाया, तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे वैल्यू आती है 1790। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमें बैलेंस जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है वो 1790 है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो बैलेंस शीट दी हुई है ये डेट ऑफ एक्विजिशन की है कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन की है। अरे भाई साहब, ये तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट दिया है, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे होता तो पूरा 1000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता, बट दिख कितना रहा है 1790। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस शीट नहीं भाई साहब, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट। हाँ, समझ में आया? सो दिस इज डेट ऑफ कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट। तो अब एक और चीज समझना, जब मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालूंगा, क्या मैं नेट एसेट मेथड फॉलो कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि नेट एसेट के लिए मेरे को डेट ऑफ एक्विजिशन की एसेट्स माइनस डेट ऑफ एक्विजिशन की लायबिलिटीज चाहिए, बट मेरे पास तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन की है, तो मुझे यहाँ पे वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ये लेना पड़ेगा। और कौन से? प्री एक्विजिशन वाले, क्योंकि जो भी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स होते हैं वो मेरे जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन, सॉरी वो जाएंगे मेरे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वाले कैलकुलेशन में। समझ में आया तुमको? तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट था भैया, बहुत सारा ट्रिक पॉइंट है इसमें, डोंट वरी, अपन साथ में करेंगे। ये आज की क्लास का वैसे भी आखिरी सवाल है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। आई टेक अराउंड 10-15 मिनट्स मोर, फिर खत्म। द जनरल रिजर्व इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है? जो भी जनरल रिजर्व दिख रहा है भाई, ये पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है इसमें से 1000 जैसा हमने अनुमान लगाया प्री एक्विजिशन है, और जो 790 है ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन हो गया भाई। बहुत बढ़िया, क्या कठिन लगा इसमें भाई? बाकी एसेट लाइबिलिटी दी है, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है क्योंकि हमको अलग है। द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर। इसका क्या करना है ना, इसका ना आप क्या करना, इसका आप सिंपली एक चीज़ करना कि आप जब आपका ये निकालोगे ना, बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट, तब एक तो इसको एडजस्ट करना, कहाँ एडजस्ट करना वो बताऊंगा, प्लस आप जब भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हो ना, अभी के लिए आप इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है ना उसमें से लेस करना, सॉरी इन्वेस्टमेंट की जो सेलिंग प्राइस हमारी निकलेगी ना, इन्वेस्टमेंट की जो सेलिंग प्राइस हमारी निकलेगी उसमें से लेस करना, बस फिलहाल सिर्फ इतना करना। और ये जो नेट प्राइस आएगा ना तुम्हारा, ये बैलेंस शीट में लेना, बस अभी प्री एक्विजिशन डिविडेंड का इतना ही समझो, बाकी इस क्वेश्चन में, ठीक है, बस इतना करना। तो चलो निकालना चालू करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इंस्टीट्यूट पूछता क्या है तुमको, हाँ,
इंस्टीट्यूट देखो पूछता क्या है, बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना। बट इसके अलावा हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं बना के लाया हूँ आपके लिए, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। वो 4 चीज़ें याद है ना, 4 रूल्स याद है, बस वो 4 रूल्स के बेसिस पे मैं तुमको पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दूंगा डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे वही 3 चीज़ें निकाल लेते हैं, गुडविल कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। सबसे पहले आते हैं गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व वाले कैलकुलेशन पे। अब समझना, तो भैया इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस हमको दी नहीं गई है, तो ये कैसे निकलेगी, इधर आओ। इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस हमको दी नहीं गई है, अब निकलेगा कैसे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने याद है अभी अभी आपको एक चीज़ बोली, मैंने अभी अभी ना आपको एक चीज़ बोली, पता है क्या, कि जब भी आप सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोल टेक ओवर करते हो, आप एग्जैक्टली क्या खरीदते हो, क्या आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, क्या खरीदते हो भैया, हम तो उस सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं और रिजर्व्स खरीदते हैं। अभी के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर मानो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कितने, 50 लाख, मतलब कहना इसे मैंने 50 लाख वाले इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी के, बट क्या पूरे 50 लाख में, द आंसर इज नो, 3/4 इंटरेस्ट है, मतलब कहना है सिर्फ इसका 75%। तो टेक्निकली 50 लाख रुपीस का 75% कितना, 37,50,000 आया। हाँ, यस 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 यस, बट देखो क्या बोलता है, 3/4 इंटरेस्ट अक्वायर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ये पता है क्या है, सब्सिडरी कंपनी का ये तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, अपना एट्रीब्यूटेबल इन्वेस्टमेंट का तो कॉस्ट है, बट द पॉइंट इज क्या सब्सिडरी कंपनी इसको इतने में ही बेच देगा क्या, या इस पे कुछ प्रीमियम लगा के बेचेगा, कुछ प्रॉफिट लगा के बेचेगा, अबे कुछ प्रॉफिट लगा के बेचेगा, तो इसको 25% कर लो। तो 3750 प्लस 25% करोगे तो आता है 46,87,500। बस ये मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सर ये मेरा इन्वेस्टमेंट का वो सेलिंग प्राइस है जो दिखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, भैया जब पता है कि 25% प्रीमियम पे बेचा है, तो सीधा सीधा ये 50 लाख का मैं 25% ले लूँ, सोचना भी मत, सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो ये पैरामीटर है ना, ये क्वेश्चन में जो 25% ये सब डेटा दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए है। हम लोग एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली ही कैलकुलेट करेंगे। इंस्टीट्यूट बोलेगा कि अबे 25% प्रीमियम पे बेचा है, बट ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, हम तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी लेंगे, प्री एक्विजिशन कैपिटल भी लेंगे, सब कुछ लेंगे भाई। तो ये तो सिर्फ 25% जो ये सिर्फ इक्विटी शेयर का है। तो अगर आप बोल रहे हो ना 50 लाख का 25% अपने क्या, 50 लाख के 75% का जो 25% है वो उसका गुडविल ना, ऐसा मत करना, ठीक है। ये करते हैं गलती बच्चे, तो नहीं समझाओ तो छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो कि ये सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें से ना एक चीज़ समझो, मैं एक चीज़ माइनस करूंगा जो मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो अब समझना। अब इधर आ जाओ, तुम्हारे बैलेंस सब्सिडरी के बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी दिख रहा है वो कितने का है, 50 लाख का 10% 5 लाख। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द रेट 10% ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उतना ही डिविडेंड पेबल का लाइबिलिटी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये डिविडेंड में से कहना इसे 70, क्योंकि 75% कंट्रोल मेरा है, तो ये डिविडेंड का भी 75% मेरे पास होना चाहिए। तो 5 लाख का 75% निकालोगे, इट इज़ गोइंग टू बी 3,75,000। ये मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन गया, जो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और अभी से आपके लिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पता है क्या होगी, ये 46,87,500 माइनस 375। अभी के लिए इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है ना, सॉरी इन्वेस्टमेंट की जो सेलिंग प्राइस है ना, मैं बार बार कॉस्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसको ले लेना तुम 43,12,500। भैया ये वैल्यू क्या से है, अरे कुछ नहीं है, इसमें से ये माइनस किया है प्री एक्विजिशन। अब हम लोग, ये तो सेलिंग प्राइस निकल गया, अब कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा ना, तो आ जाओ कॉस्ट कैसे निकाले। माई क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पर हम नेट असेट मेथड से कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या, अरे मेरे को बोलो, क्या यहाँ पे नेट असेट मेथड से कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या, हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, गलती से भी मत बोलना, पछताओगे भाई, हाँ गलती से भी मत बोलना। नेट
एसेट मेथड से नहीं निकलेगा क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया, सॉरी डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो अब क्या करें, वही हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और जो भी हमारा रिजर्व्स है वो ले लेंगे। यस, तो रिजर्व्स कौन से, प्री एक्विजिशन वाले। तो देखो इक्विटी शेयर्स, ये देखो मैं आपको यहाँ पे एक नोट भी लिखा दिया है, नेट एसेट मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट इज गिवन। और एक और चीज़, एक और क्राइटेरिया है कि कोई एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ है तब, रिवैल्यू है तो होता है वैसे भी, ठीक है। तो जब डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस शीट दिया है तभी अप्लाई करने का। हावेवर डेट ऑफ कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट दिया है ना, तो हम लोगों को ऑल्टरनेटिव मेथड निकालना पड़ेगा। अब ये ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है समझो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो निकालो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना है वो निकालो, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना है वो निकालो, सबको ऐड कर लो, तुम्हारा अपने आप दूसरा मेथड से आंसर आ जाए। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा सब्सिडरी का, वो तो पता ही नहीं है क्योंकि डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने कहीं पे भी ये बोला है कि शेयर्स नए इश्यू किए हैं ड्यूरिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल सिर्फ दो जगह से बदल सकता है, या तो आप किसी तरह से शेयर इशू कर रहे हो या तो किसी तरह से शेयर रिडीम हो रहे। कहीं पे भी ऐसा बोला है, द आंसर इज नो। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वही मेरे डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ये 50 लाख इधर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो भी है वो तो मेरे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स में ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है उसका क्या, वो यहाँ पर आएगा ना, गुडविल कैपिटल रिजर्व में वो एडजस्ट होता है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, सबसे पहले मैं रिजर्व की बात करता हूँ, सॉरी सबसे पहले मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। देखो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमने निकाला ना 1790, जिसमें से पोस्ट एक्विजिशन 790 था और प्री एक्विजिशन 1000 था। तो पोस्ट एक्विजिशन वाला हम लोग बाद में लेंगे, सिर्फ प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट लेंगे। तो वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता है 10 लाख और 7,90,000 पोस्ट एक्विजिशन है, तो वो यहाँ पे 10 लाख आ गया। और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो जनरल रिजर्व दिख रहा है वो तो पहले से ही बोला है कि पूरा का पूरा पहले से ही उठ के आ रहा है भाई, पोस्ट एक्विजिशन कुछ है ही नहीं। अरे देखो लिखा है ना, द जनरल रिजर्व इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पूरा का पूरा पहले से उठ के आ रहा है भाई। तो भाई प्री एक्विजिशन रिजर्व पूरा 8 लाख इधर, क्यों, क्योंकि कंसोलिडेट क्योंकि सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा पूरा 8 लाख का है, वो पूरा 8 लाख प्री है, समझा ऐसे। तो जो मेरा टोटल आता है वो 68 लाख आता है। अब समझना, ये मेरा पता है क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें से जितना मेरा कंट्रोल होगा, अब इसमें से जितना मेरा कंट्रोल होगा वो मैं अपने गुडविल कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में ले लूंगा। तो 75% कंट्रोल मेरा, तो उसको रेलिवेंट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि पूरा कंपनी टेक ओवर नहीं हुआ है। तो ये आता है कुछ 51 लाख, और यही 51 लाख जो है यहाँ से हो जाएगा माइनस। तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकलता है इन तीनों चीज़ को एडजस्ट करके 7,87,500। मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ मैच करा देता हूँ तो क्या मस्त मस्त सुकून मिलेगा। ये देखो, नहीं तो प्री पोस्ट है, ये देखो कितना निकला कैपिटल रिजर्व 7,87,500, बढ़िया। अब अगली चीज़ हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालते हैं। देखो हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बना रहे हैं, समझने का ट्राई करना, हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ कंसोलिडेशन का चाहिए कि डेट ऑफ एक्विजिशन का चाहिए, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट चाहिए। हाँ जी, तो पहले वो निकाल लेते हैं भाई, आ जाओ। हाँ देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, एक चीज़ समझना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये भूल जाओगे भाई, ये भूल जाओगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेना है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारा का सारा ले लेता हूँ 10 लाख। क्यों, लॉजिक ऊपर बताया है। अब समझना, डेट ऑफ एक्विजिशन पे मेरे टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स रिजर्व्स कितने थे वो हमने ऊपर निकाले ना, 68 लाख। तो उसका तो ये तो मेरे सारे के सारे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। तो इसका जो भी आता है जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पर्टेन करता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन पे जाएगा, समझा। तो ये 68 लाख का जो 25% होता है ना, वो 17 लाख मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये मैंने 17 लाख यहाँ पे ऐड किया, तो जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है वो 27 लाख आता है, वो 27 लाख आता है। बट हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट चाहिए डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे, तो अब वो कैसे निकलेगा। देखो सिर्फ पूरे क्वेश्चन में अगर तुम गौर करोगे ना बॉस, एक ही चेंज है, और वो चेंज क्या है, हमने 7,90,000 का और प्रॉफिट कमाया है बिटवीन
द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो वो जो 7,90,000 का प्रॉफिट कमाया है उसमें से भी 25% तो बाकी शेयर होल्डर्स को जाएगा, तो वो भी मेरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा ना। तो ये 790 का 25% आता है 197,500 जो वापस से ऐड होगा। और अब डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया 28,97,500। देखो सारा कंसेप्ट से लिंक्ड है भाई। तो अब इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ अब इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने थोड़ा स्टंट मारा है। ये है भाई कंसेप्ट के मास्टर, तो इन्होंने स्टंट मार दिया। इन्होंने सीधा डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया 28,97,500। ठीक है, अब ये इनका मेथड देखो यार, क्या है ये, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 1/4 लिया है। ठीक है, हमने थोड़ा चेंज किया है ये, और ये पता नहीं ये कैसे निकाला है ये। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये 50 लाख कहाँ से आए इनको ये इन्होंने दिखाया नहीं है, ये दिखाया नहीं है। ये सब ऐसे ऐसे वेग चीज़ है जहाँ पे तुमको डाउट आ सकते हैं, तो इसलिए सिंप्लीफाई करके लिखने का सोल्यूशन मस्त मेरी तरह। ठीक है, तो 28,97,500 इधर आ गया। अब तीसरी चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हाँ, 1.25 घंटा हो गया भाई, 5 मिनट और है भाई, फिर पक्के से पक्का बोल रहा हूँ खत्म है, 5 मिनट और है भाई। अब देखो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व में होल्डिंग का तो पूरा का पूरा आएगा। डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे सोचो, होल्डिंग का तो पूरा का पूरा आएगा। यस, तो होल्डिंग में देखो आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में होल्डिंग में क्या क्या है अपने पास, तो ये तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे हमको दिया ही हुआ है 1200, और 1020 प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो दोनों मिला करके 22 लाख आता है ना कुछ, ये 21 है कि 22 है, 1200 प्लस 1020, ये 22,20,000 है। यस, ठीक है, 22,20,000 है। अब सब्सिडरी का जो है, मैंने बोला ना पोस्ट एक्विजिशन, मैंने बोला ना पोस्ट एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट्स है वो तुम्हारे यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में ऐड होंगे। द आंसर इज यस। तो अब समझने का ट्राई करना, हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं 7,90,000 का 75% मेरा, तो 592,500। ये 7,90,000 क्या है, ये पोस्ट एक्विजिशन है। ठीक है, यस। और समझना मैं जब सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को अंदर कर रहा हूं ना, तब ये डेट ऑफ एक्विजिशन वाला भी आ जाएगा। हम पता है सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन क्यों बोलते थे पहले, हम बच्चे पोस्ट ऑफ एक्विजिशन, अरे बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं, खुद बच्चा हूं। पोस्ट एक्विजिशन पता है क्यों बोलते थे, पोस्ट एक्विजिशन हम पहले इसलिए बोलते थे क्योंकि हम अज्यूम करते थे कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में, समझने का ट्राई करना, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में ऑलरेडी वो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इंक्लूडेड है पहले से। अरे ना समझ में आए ना तो भाई ऐड कर दो। ये 1800 पता है क्या है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन का है, 13,50,000 ऐड कर देने का और पोस्ट भी ऐड कर देने का, खत्म है ऐड कर देने का। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ तुमको बैलेंस शीट का, इधर आओ। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगी वो छोड़ो, इधर आओ, बैलेंस शीट कैसे दिखेगी उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट कैसे दिखेगी उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो एक शेयर कैपिटल, मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का शेयर कैपिटल आएगा। यस, तो मेरा खुद का शेयर कैपिटल कितना है आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे खुद के होल्डिंग के तो कुछ प्रेफरेंस शेयर है नहीं, इक्विटी शेयर है 6 लाख के, तो सीधा ये 6,000 यहाँ पर आ गया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैंने क्या बोला, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेसिक लॉजिक लगाओ, ऊपर जो क्या भूल जाओ। रिजर्व सरप्लस में क्या है, मेरे होल्डिंग कंपनी के खुद के प्रॉफिट्स प्लस सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और इसमें एक और चीज़ आएगी वो मैं तुमको बताता हूँ क्या। पहले इधर आओ, नोट में आ जाओ। होल्डिंग कंपनी मेरा खुद का पूरा आ गया। अब सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट याद है, एक ही चीज़ था 7,90,000, तो उसका 75% भी मुझे परटेन करता है, तो उसका 75% आता है 592.5, ये ऐड हो जाएगा। अब ये चीज़ ना भूलोगे, कैपिटल रिजर्व जब गुडविल आता है ना तब हम लोग असेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन जब कैपिटल रिजर्व आता है ना बॉस, तब हम लोग उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ रहा था ना 7,87,500, ये रहा, किधर गया, हाँ ये रहा, ये 7,87,500, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो टोटल बनता है कुछ 36 लाख। तो ये 36 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं ऊपर लिख देता हूँ, फटाके फूट रहे हैं।
तो ये आ गया यहाँ पर, है ना। अब आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन हमने कितना निकाला था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन हमने निकाला था 28,97,500, मतलब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो 2897.5 आता है। तो वही वैल्यू पे मैंने सीधा सीधा यहाँ पे ले लिया है 2897.5। अब करंट लाइबिलिटीज, अब समझना मैंने क्या बोला था असेट लाइबिलिटी के लिए। भाई कितना भी परसेंट कंट्रोल अक्वायर किया हो डजेंट मैटर, सारे असेट सब्सिडरी के अंदर, सारी लाइबिलिटी सब्सिडरी के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैंने कैसे किया पता है, ये जो ट्रेड पेबल्स है ना, हाँ देखो ट्रेड पेबल्स होल्डिंग का कितना है 3850, सब्सिडरी का कितना है 3410। अच्छा ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले लेना, क्योंकि हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 7260। ऐसे ही डिविडेंड पेबल भी आ गया, तो यहाँ पर टोटल आता है 20,857.5। डिविडेंड पेबल पे मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अगली चीज़, नॉन करंट एसेट्स में पीपी दोनों का ऐड करके इतना आता है। इन्वेस्टमेंट पर आ जाओ। भैया इन्वेस्टमेंट नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से इंस्टीट्यूट को बोलूँगा, इतनी शानियाँ ना, अब तुमको समझ में आएगा इंस्टीट्यूट ने बैलेंस शीट बनाने के लिए क्यों नहीं बोला है। मैंने बोला अच्छा सवाल है, देना चाहिए, बट नहीं दिया। तो पहले देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है 1620, और 1100 को आप ऐड करोगे ना, तो एक तो मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लिया 2720। अब इसमें से एक चीज़ हटेगी, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होता है कि नहीं होता है? अरे बिल्कुल होता है। और मैंने तुमको क्या बोला था, ये एक इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, ये एक इंट्रा ग्रुप इफेक्ट है, जो आप दो बैलेंस शीट वुश करते वक्त बनाओगे एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो मैंने एलिमिनेट किया, बट किस वैल्यू पे एलिमिनेट किया? मैंने आपको बोला था ना, आप वो 4687 वाला वैल्यू मत ले लेना। इधर आओ बताता हूँ, अभी तो तुमको खैर ये समझता है, आप डायरेक्टली ये वैल्यू मत ले लेना। मैंने बोला ना प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करके अब से ये आपका इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस होगा। तो ये इस वैल्यू पे होल्डिंग कंपनी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में दिख रहा होगा वो वैल्यू, तो इस वैल्यू पे मैंने मस्त मस्त एलिमिनेट कर दिया। तो अब ना मेरा आंसर नेगेटिव आ गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो कि होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है टोटल ही 1620 है, और उस 16,20,000 है, और उसमें से 43,12,500 जो भी है सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है। मतलब पता है क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई रुको थोड़ा ऐसे गोठावने दो। अरे मैं गुजराती क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ऐसे ये करने दो। छोड़ो, मेरे को वर्ड भी नहीं मिल रहा है, छोड़ो मैं आगे बढ़ता हूँ। साला मूड खराब कर दिया, एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ये समझ गया। तो यहाँ पर 1592.5 मेरा नेट में आंसर आता है। फिर गुडविल जैसा है बाकी असेट की तरह ही ले लिया, मैंने आपको बोला था ना सेल्फ जनरेटेड नहीं है। फिर इन्वेंट्री दोनों को ऐड किया, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश बैंक दोनों को ऐड किया, मेरा आंसर आता है यहाँ पर भी 2857.5। ठीक है, तो देखो कितना टाइम हो रहा है, अराउंड 1 घंटा 21 मिनट हो रहे हैं, अराउंड 1.5 घंटा होने आ रहा है। और इस 1.5 घंटे में भाई हमने 4-5 सम भी कर दिए, मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट के थ्रू भी गो थ्रू करवा दिया, और मज़े करवा दिए भाई तुमको। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को। हम लोग 1500 सब्सक्राइबर्स के इतने करीब है भाई, एक ऐसे बटन तो दबाओ भाई। एनीवेज आपकी मर्जी है भाई, है ना, प्लीज़ दबा देना। बहुत हेल्प मिल जाएगी भाई, सच्ची में बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके लिए। इतना इजी बना के आ रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो देन, टिल देन ज़्यादा वीडियो को लंबाएंगे नहीं। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर अगला लेक्चर चाहिए, इसी कंसोलिडेशन का अगला पार्ट चाहिए जिसपे बोनस शेयर वगैरह मैं करूँगा, तो पहले नीचे कमेंट में जाके लिखो कि भैया एन्जॉयड दिस सेशन अ लॉट, वी नीड पार्ट 2, या कमेंट करो, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ पार्ट 2 चाहिए लोगों को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, सी यू।